नमस्कार बच्चों। आज हम भूगोल के भाग 2 में भारत का भौतिक स्वरूप जानेंगे। अर्थात भारत में कितने भौतिक स्वरूप हैं, जैसे पठार, पहाड़, मैदान, तटीय क्षेत्र, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए तो देखते हैं विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं छात्रों? कोई आप पठारी क्षेत्र में रहते होंगे, कोई पहाड़ी क्षेत्र से होंगे, है ना, हमारे गांव होंगे ना, कोई मैदानी क्षेत्र से होंगे। तो यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ तक के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है। हमारे देश में सारी स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान सारे पाए जाते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हमने पढ़ा था ना पाठ 1 में, नवीनतम वलित पर्वत। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अर्थात हमारा हिमालय नवीनतम वलित पर्वत है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है, और प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? आग्नेय तथा रूपांतरित शैल यानी पत्थरों से कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। आइए छात्रों, मुख्य भौगोलिक वितरण देखते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित यानी फोल्ड। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इससे क्या पता चलता है? ये उत्तर से पूर्व की ओर संकरी होते गई है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अच्छा, पूर्वी भाग में जो हिमालय के भाग हैं, चोटियां हैं, उनमें अधिक विविधता, ऊंचाई पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक शरद श्रृंखला है, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस माउंटेन आपको मिलते हैं, सतत श्रृंखला में पहाड़ मिलते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। मतलब इसमें सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं।
ठीक है, आंतरिक हिमालय में या महान हिमालय में या हिमाद्री जिसे कहते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। देखिए मुख्य शिखर कौन कौन से हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848, कंचनजंगा भारत 8,598, मकालू नेपाल में है 8,481, धौलागिरी नेपाल में है 8,172, नागा पर्वत भारत में है 8,126, अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,078, नंदा देवी भारत में है 7,817, कॉमेट भारत में है 7,756, नामचा बड़ुआ भारत में है 7,756, गरुला मंदाता नेपाल में है 7,728। ये मुख्य पर्वत हुए जो हिमाद्री या फिर मध्य आंतरिक हिमालय या फिर महान हिमालय के हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का ये जो भाग है वो क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम आप याद करें। हिमाद्री की दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वत शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगला एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के लिए जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला है वो पहाड़ों की नगरी के लिए जाना जाता है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अस्पीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोल्टी दून और पाल्टी दून। ठीक है, ये दून क्या है? शिवालिक और हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी। ठीक है, ये घाटियां हैं। यहाँ मानचित्र में आप देखें हिमालय का विस्तार। ठीक है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आप पता कीजिए छात्रों।
ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महागढ़ यानी गॉर्ज, महागढ़ यानी बहुत बड़ा खड्डा, गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैल हैं, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज़ो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये रही छात्रों हिमालय का विस्तार। हिमालय के बारे में आपने जाना कि हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है और कौन कौन सी दर्रे इससे निकलते हैं, हिमानियाँ निकलती हैं, ये जाना छात्रों हमने। अब हम देखेंगे उत्तरी मैदान को। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। किनसे? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इन तीनों और उनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में एक गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाबी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है।
गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र के मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात ये जो उत्तरी मैदान है इनमें भी विविधता है और इनके हिसाब से इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो छात्रों, हमने जाना खादर और बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा जिसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। आइए प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। देखिए चित्र 2 में देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। हमने पहले भी जाना कि ये क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित पत्थरों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठार के भी 2 भाग हैं छात्रों, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता
है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अववाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, जिसे उत्तर कचाड़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अस्पीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 9000 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ये एक जैसी नहीं है, ठीक है, ये अनियमित है क्योंकि इन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवशराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडंगमंडलम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है।
इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवशराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडंगमंडलम, जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोड इकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। अब आइए भारतीय मरुस्थल को जान लें। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान क्या है? लंबवत टीला है ना, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। देखिए चित्र 2.7 में मरुस्थल का चित्र। अब तटीय मैदान को देखें। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा इस क्षेत्र में है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? पूर्वी तट पे है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब आइए द्वीप समूह को देखते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए चित्र 2.9 में द्वीप का चित्र। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए।
द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो ये किन किन नामों से जाना जाता था? लाका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, अर्थात वेजिटेशन पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पंछी अभयारण्य है पिटली द्वीप में, जो कहाँ है? लक्षद्वीप में। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसमें देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। 1, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, क्या कहते हैं? उत्तर होगा ग, द्वीप। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? उत्तर होगा ग, उत्तराखंड। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमीय तटीय पट्टी क्या होगा? कोंकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर चौथा क्या होगा? कंचनजंगा। हम निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? उत्तर, भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं इनकी परपट्टी या स्थल मंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को टेक्टोनिक या स्थल मंडल प्लेट कहा जाता है। प्रश्न 2, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? उत्तर, गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था।
प्रश्न 3, भांबर क्या है? भांबर उत्तर भांबर व तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। सभी नदियाँ भांबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं। प्रश्न 4, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। उत्तर, हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं मजबूत बाधाओं को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला, महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, सबसे उत्तरी भाग जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। दूसरा, हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कार्यांतरित चट्टानों से बनी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं हैं। तीसरा श्रृंखला है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह गिरिपद श्रृंखला है तथा हिमालय के सबसे दक्षिण भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? उत्तर, मालवा का पठार। प्रश्न 6, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उत्तर, लक्षद्वीप समूह। प्रश्न 3, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। तो पहला अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें देखते हैं। पहले अपसारी भूगर्भीय प्लेट देखते हैं। वे प्लेटें जो एक दूसरे की ओर आती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें वे प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जाती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। बांगड़ और खादर। पहला अंतर, बांगड़ पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। दूसरा अंतर, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। तीसरा, यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। खादर, नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। तीसरा, यह मृदा बहुत उर्वर होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में अंतर। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करती है। इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है। अब पश्चिमी घाट को देखें। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करती है। इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट मालाबार तट के समानांतर है। वे सतत हैं तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये अरब सागर के समानांतर स्थित है। इनकी सबसे अधिक ऊंची चोटियों में अनाईमुड़ी एवं डोडा बेट्टा शामिल है। प्रश्न 4, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था?
उत्तर दक्षिण गोलार्ध के विशाल महाद्वीप का काल्पनिक नाम गोंडवाना भूमि है। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत एक बड़े महाद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग था। सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका भी इसी भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। संवहनीय धाराओं के कारण इसकी भूप्रपट्टी कई टुकड़ों में टूट गई, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर सरक गई। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार भूप्रपट्टी पहले एक ही विशालकाय महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। उत्तरी भाग में अंगारा भूमि थी। दक्षिण भाग में गोंडवाना भूमि। भूप्रपट्टी के नीचे मौजूद पिघले हुए पदार्थ ने भूप्रपट्टी तथा लिथोस्फीयर को कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें लिथोस्फीयर या टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। जो सादी चट्टान टक्कर के कारण वलित होकर इकट्ठे हो गए, उन्हें टेथिस के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक गई। यह दो प्लेटों में टकराव का कारण बना और इस टकराव के कारण टेथिस की अवसादी चट्टानें वलित होकर पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला तथा हिमालय के रूप में उभर गईं। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? उत्तर हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 हैं जो भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग हैं। अब हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर जानते हैं। हिमालयी क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट व यूरेशियन प्लेट में टक्कर के कारण बना। तलछटी चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। हिमालय में बहुत सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु व गंगा के मैदानों के सिरे पर बने हुए हैं। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ियाँ स्थल हिमालय में पाए जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये नवीन वलित पर्वत हैं। ये बहुत से महाखंड एवं यू आकार की घाटियों से बने हैं। इनमें बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। सभी 12मासी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। अब आइए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। चौड़ी एवं छिछली घाटियों तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने व खिसकने के कारण बना है। आग्नेय एवं कार्यांतरित चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है। मध्य उच्च भूमि नीची पहाड़ियों से बना है और इसमें कोई भी चोटी विश्व विख्यात ऊंचाई की नहीं है। नर्मदा व ताप्ती जैसी कुछ ही नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। ये दक्कन के पठार के सिरे पर बने हुए हैं। यहाँ कोई विख्यात पहाड़ी स्थल नहीं पाया जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 है। ये प्राचीन काल से ही अपर्दन के चरण में है। पठार को कई नदियों द्वारा बुरी तरह काट दिया गया है। ये खनिजों का भंडार है। इन पठारों से निकलने वाली नदियाँ बरसाती होती हैं। प्रश्न 6 देखें। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय में गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप होने से इन उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है।
यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। इसी कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब कहा जाता है। गंगा का मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड के कुछ भाग एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व में फैला हुआ है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। भारतीय मरुस्थल। उत्तर। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण किनारों की ओर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पूरे वर्ष में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जलवायु शुष्क है और यहाँ वनस्पति भी बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ समय तक कई सरिताएं नजर आती हैं जो वर्षा रुकने के साथ ही विलुप्त हो जाती हैं। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरकान कहा जाता है भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है। ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। अब मध्य उच्च भूमि। मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के ऊपर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर में पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूर्वी दिशा में इसका विस्तार छोटानागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बाघेलखंड और छोटानागपुर का पठार कहा जाता है। छोटानागपुर का पठार आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों में खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और इसलिए इस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। तीसरा है भारत के द्वीप समूह। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इसको लाका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती में है। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर पौधों एवं जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।